हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में दान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, इसको केस लॉ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जुडिशियल कंपटीशन और विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगर हम देखें तो दान की परिभाषा या दान से संबंधित जो प्रोविजन है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 से लेकर के 129 में उपबंधित है। धारा 122 में दान को परिभाषित किया गया है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने दो भाग में बांट दिया कि दान को विधिशास्त्रियों ने कैसे परिभाषित किया है, जिसमें हम दो नाम महत्वपूर्ण रूप से हैं जो लेंगे, एक ब्लैकस्टोन साहब हैं और एक हॉल्सबरी साहब हैं। बाकी जो धारा 122 है उसमें किस तरीके से दान को परिभाषित किया गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। जब हम आवश्यक तत्व की बात करेंगे कि बेसिक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट क्या है, तो 6 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला कि प्रतिफल का अभाव होना चाहिए, दूसरा संपत्ति का अस्तित्व विद्यमान होना चाहिए, तीसरा स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए, चौथा ये स्वेच्छापूर्वक अंतरण हो, और पांचवा दान का प्रतिग्रहण हो, और छठा विधिक औपचारिकताओं का पालन किया गया। अब यही जो परिभाषा और आवश्यक तत्व है इसे हम एक एक करके केस लॉ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ब्लैकस्टोन साहब की बात करें तो दान एक संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अनुग्रहिक रूप से किया गया अंतरण है। अगर हम हॉल्सबरी साहब की बात करें तो दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कोई भी चीज वास्तविक कब्जाधारी के द्वारा दूसरे को स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के साथ अंतरित की जाती है। अगर हम धारा 122 की बात करें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की है, तो दान किसी विद्यमान चल या अचल संपत्ति का स्वेच्छा तथा अप्रतिफल रहित अंतरण है, और अंतरक अर्थात दानकर्ता ये दाता कहलाता है, और जो अंतर्ती अर्थात दान ग्रहण करने वाला इसे अदाता कहा जाता है। अगर हम ब्लैकस्टोन, हॉल्सबरी और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में उपबंधित परिभाषाओं का अवलोकन करें, एक बात स्पष्ट होती है कि दान एक ऐसी चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण है जो स्वेच्छा प्रतिफल के बिना एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। अगर हम इसके आवश्यक तत्व पे आए, आवश्यक तत्व में प्रतिफल का अभाव, संपत्ति के अस्तित्व विद्यमान होना, स्वामित्व का अंतरण, स्वेच्छापूर्वक अंतरण, दान का प्रतिग्रहण और विधिक औपचारिकताओं का पालन आता है। इसी बात को अब हम केस लॉ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्रतिफल के अभाव की बात करें तो दान प्रतिफल के बिना किया गया होना चाहिए, और यदि कोई संपत्ति का अंतरण प्रतिफल के साथ कर दिया जाता है तो वो दान ना हो करके वो विक्रय हो जाएगा। तो पहली बात क्या निकल के आई कि दान जब भी हो तो वो प्रतिफल के बिना, बिना मूल्य के किया जाना चाहिए, प्रेम के नैसर्गिक प्रेम के वशीभूत होकर किया जाना चाहिए, स्वेच्छा किया जाना चाहिए। इसी बात को मुन्नी देवी बनाम छोरी, ये AIR 1983 का केस है, इस मामले में मां ने
अपनी इकलौती बेटी को एक प्रॉपर्टी दान कर दी। तत्पश्चात बेटी ने मां को यह वचन दिया कि वो अपने जीवन काल में मां की देखभाल करती रहेगी। न्यायालय ने निर्णय किया, जब इस पे विवाद हो गया कि जो बेटी के द्वारा दिया गया वचन था क्या वो प्रतिफल था, और यदि अगर प्रतिफल है ये दान नहीं हो सकता, क्योंकि दान बिना प्रतिफल के किया जाना चाहिए। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा कि दान विलेख बेटी के नैसर्गिक प्रेम के अधीन किया गया था, और बेटी के द्वारा जो दिया गया वचन था वो भी मां के प्रति नैसर्गिक प्रेम था। ये उस दान के संदर्भ में वास्तविक प्रतिफल नहीं था। इसी बात को जो मुन्नी देवी बनाम छोरी AIR 1983 इलाहाबाद के मामले में बात कही गई, आगे चल करके एक केस हुआ था चौधरी रामेश्वर बनाम प्रभावती फूलचंद एंड अन्य। चौधरी रामेश्वर बनाम प्रभावती फूलचंद एंड अन्य AIR 2012। इस मामले में इसी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि की, और इसी बात को आगे चल करके एक और केस हुआ था जगदीश चंद्र वर्सेस सतीश चंद्र एंड अदर्स। ये AIR 2019 का मामला है। इस मामले में भी न्यायालय ने यही बात बताई कि जब भी दान किया जाए तो इसमें प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, प्रतिफल के बिना किया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारा पहला तत्व है प्रतिफल का अभाव होना चाहिए, इसे हम 3 केस के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। मुन्नी देवी बनाम छोरी AIR 1983, जिसकी पुष्टि चौधरी रामेश्वर बनाम प्रभावती फूलचंद एंड अदर्स 2012 और जगदीश चंद्र एंड सतीश चंद्र एंड अदर्स 2019 के मामले में किया गया। आगे चल करके जब हम दूसरे तत्व की बात करते हैं, संपत्ति का अस्तित्व विद्यमान होना चाहिए। यहां पे इस बात की चर्चा करने से पहले हम कहेंगे कि जो दान की विषय वस्तु है वो मूवेबल और इमूवेबल, चल या अचल दोनों संपत्ति हो सकती है। बस एक ही शर्त है कि यह उस विद्यमान हो, इसका अस्तित्व विद्यमान हो। आगे चल करके इसकी चर्चा धारा 124 में मिलती भी है, जहां पे बात कही गई है कि यदि कोई एक प्रॉपर्टी है जो जिसमें वर्तमान और भावी संपत्तियां समाविष्ट हैं, तो भावी संपत्ति के संबंध में दान शून्य है। स्पष्ट है कि जो संपत्ति है, दान की जो विषय वस्तु है, उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। इसके अलावा वो अंतरणीय प्रकृति की हो, जैसे कोई भूमि या अनियोज्य दावा, ये सब की सब संपत्तियां दान की विषय वस्तु हो सकती हैं, बशर्ते उनका अस्तित्व होना चाहिए। इस बात की पुष्टि एक केस हुआ था दामोदरन कविराजन बनाम PD राजप्पन AIR 1992 का केस है। इसमें माता ने अपने पुत्र को दान इन शर्तों के साथ किया था कि पुत्र माता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में के अंश के लिए अपना कोई हक नहीं मांगेगा। न्यायालय ने इसे उस अंश को भावी संपत्ति माना और ऐसे विलेख को दान नहीं माना। स्पष्ट है कि संपत्ति का अस्तित्व विद्यमान होना चाहिए। अगर वो विद्यमान नहीं है तो ये दान की विषय वस्तु नहीं होगी। एक तीसरी बात आई कि स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। दान के लिए क्या है? स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। एक केस हुआ था पंचकरी चौधरी वर्सेस अमरेंद्र नाथ चौधरी AIR 2016।
पंचकरी चौधरी वर्सेस अमरेंद्र नाथ चौधरी AIR 2016 के मामले में न्यायालय ने कहा कि दाता को चाहिए कि वह उस संपत्ति के जितने भी भार हैं उससे पहले मुक्त करे और उसके जितने भी अधिकार और हित हैं वह सब के सब अदाता यानी अंतर्ति में निहित कर दे। इट मीन्स जो उस स्वामित्व के संदर्भ में जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे वो अंतर्ति यानी अदाता में निहित होना चाहिए। यही बात एक स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए, जिसको पंचकरी चौधरी वर्सेस अमरेंद्र नाथ चौधरी AIR 2016 के मामले में माननीय न्यायालय ने भी कहा है। और इसी बात की पुष्टि जो अमरेंद्र नाथ चौधरी के केस की पुष्टि है, आगे चल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र सिंह वर्सेस उत्तम सिंह एंड अदर्स AIR 2020 के मामले में भी किया है। आगे चल करके एक जो चौथा है, स्वेच्छा पूर्वक अंतरण होना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी दान या कोई भी अंतरण अगर स्वेच्छा पूर्वक नहीं हुआ है तो वो विधि की दृष्टि में परिवर्तनीय नहीं होगा। वही प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई है। दान दाता द्वारा स्वेच्छा पूर्वक किया जाना चाहिए। यहां स्वेच्छा से अभिप्राय दाता की स्वतंत्र इच्छा से है, अर्थात स्वतंत्र सम्मति से है। कोई सम्मत स्वतंत्र सम्मति तब होती है जब वह परपीड़न, असम्यक असर, कपट या मिथ्या व्यपदेशन के अधीन ना प्राप्त की गई हो। अर्थात यहां पे जो भारतीय संविदा अधिनियम है उसकी धारा 15, 16, 17, 18 के अधीन वो कंसेंट ना प्राप्त की गई हो तो वो स्वतंत्र सम्मत मानी जाएगी और स्वेच्छा मानी। अगर इनमें से कोई भी एक बात लागू हो गई तो स्वतंत्र सम्मति नहीं होगी। इसी बात को चल करके एक केस हुआ था, पुलकेश दत्त बनाम परिमल डे AIR 2015। पुलकेश दत्त बनाम परिमल डे AIR 2015 के मामले में न्यायालय ने कहा कि जहां दाता दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं था, स्वयं की देखभाल करने में अक्षम था, वह विलेख में लिखी बात को समझने में असमर्थ था, वहां न्यायालय ने इसे स्वैच्छिक नहीं माना एवं दान को शून्य घोषित कर दिया। इसी प्रकार की बात दीन बंधु मंडल एंड अन्य वर्सेज लक्ष्मी रानी मंडल एंड अन्य AIR 2019 के मामले में न्यायालय ने कहा कि जब कोई दान स्वेच्छा निष्पादित ना किया गया हो तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो ये कहता है कि ये दान स्वेच्छा नहीं किया गया है। और इसका जो अगला आवश्यक तत्व है, दान का प्रतिग्रहण होना चाहिए। दान ग्रहीता की ओर से अभिव्यक्त या विवक्षित किसी भी रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो दान है या तो दाता स्वयं स्वीकार कर ले या अपनी तरफ से किसी को प्राधिकृत कर दे, या उसकी तरफ से जो प्राधिकृत व्यक्ति है वह दान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से स्वीकार कर सकता है। कुछ नियम है, जैसे ये जो प्रतिग्रहण है वो दानकर्ता के जीवन काल में या दानकर्ता की सक्षमता बनाए रखने या बने रहने तक किया जाना चाहिए। प्रतिग्रहण से पूर्व दानकर्ता की मृत्यु दान को शून्य बना देती है। कहने का मतलब है कि ये जो दान का एक्सेप्टेंस है ये दाता के ही जीवन काल में या दाता के सक्षम बने रहने तक कर लिया जाना चाहिए। यदि एक्सेप्टेंस के पहले दाता की मृत्यु हो गई, ये दान शून्य हो जाएगा। एक और बात है, दाता की मृत्यु के बाद दान के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में
अच्छा नियम यह है कि यदि दान अदाता द्वारा दाता के जीवन काल में ही स्वीकार कर लिया गया है किंतु रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बाद में होता है, तो ऐसा दान वैध है। किंतु यदि केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी कोई विधिक औपचारिकता नहीं पूरी है या वो दान स्वीकार नहीं किया गया है दाता के जीवन काल में, ये दान शून्य हो जाएगा। इसी बात की पुष्टि के बालकृष्णन वर्सेज के कमलम AIR 2004 के मामले में न्यायालय ने कहा। अवयस्क है तो उसके संरक्षक के द्वारा, अगर कोई लीगल पर्सन है तो उसके द्वारा, जो उसके विधिक अधिकारी हैं, प्राधिकृत अधिकारी हैं, उनके द्वारा दान को स्वीकार किया जाना चाहिए। और लास्ट में अंतिम पॉइंट कि विधिक औपचारिकताओं का पालन होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आगे चल करके सेक्शन 123 में ये बात कही गई है कि दान कैसे किया जा सकता है, दान होगा कैसे, तो रजिस्टर्ड विलेख द्वारा, 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए और लिखित में होना चाहिए, संपत्ति का परिदान होना चाहिए। ये जो विधिक औपचारिकताएं हैं, ये सब का पालन होना चाहिए। और अगर इन विधिक औपचारिकताओं में से किसी एक का पालन नहीं किया गया, ये दान शून्य हो जाएगा। और इसी बात की घोषणा गोलप बरोह वर्सेज करुणेश्वर बरोह AIR 2015 के मामले में न्यायालय ने कहा कि जो दान के लिए अपेक्षित विधिक औपचारिकताएं हैं, यदि उनका पालन नहीं किया गया, ये दान शून्य हो जाएगा। आगे चल करके इसी बात की पुष्टि राधा शाह वर्सेज गिरजा देवी AIR 2018 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में आपको दान क्या है, दान की परिभाषा क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, उसको केस लॉ के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आने वाले समय में आपको अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित और भी वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस और हायर जुडिशियल सर्विस से संबंधित विषयों के संदर्भ में अब आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।